Hi students, welcome to Adda School channel. Myself Harshpreet Kaur, your physics educator. जैसे कि अपन की आज क्लास बहुत ही लंबे टाइम बाद लग रही है, पर बेटा ये क्लासेस अब कंटिन्यू रहने वाली हैं, घबराना नहीं है। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें एक क्लास का टॉपिक जो कि बहुत ही मेजर टॉपिक है वो रह गया था, दैट इज गॉसेस लॉ। आज मैं उससे कंटिन्यू करने वाली हूँ एंड आज की क्लास में बेटा हम गॉसेस लॉ के बारे में समझेंगे, उसका प्रूफ देखेंगे एंड उसका वैलिडेशन देखेंगे, वेरिफिकेशन देखेंगे एंड कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे अच्छे लेवल के, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन दैट टॉपिक। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मैंने जो आपको लास्ट क्लास में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ाया था, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें अपन ने 3 टाइप्स पढ़ी थी, लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम, आप उसको अच्छे से रिवाइज करके आए हैं एंड होमवर्क क्वेश्चन करके आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से आज के थॉट के साथ। एवरी डे में नॉट बी गुड बट देयर इज समथिंग गुड इन एवरी डे। बेटा हर एक दिन में कुछ ना कुछ ऐसी एक चीज जरूर होती है जो अच्छी होती है। हाँ, मैं मान सकती हूँ कि सारा दिन तो नहीं अच्छा जाता है कभी कभी, बट ऐसा कुछ ना कुछ एक दिन में आपको जरूर मिल जाएगा जो आपको हैप्पी बना सकता है। सो ऑलवेज बी हैप्पी एंड अगर हम हैप्पी रहते हैं तो हमारा दिमाग भी सही रहता है, अगर हमारा दिमाग भी सही रहता है तो हमारा दिमाग और ज्यादा प्रोडक्टिव बनता है और हमको चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आती हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं होमवर्क डिस्कशन के साथ। सो आई एम एक्सपेक्टिंग बेटा आप होमवर्क करके आए हैं, अगर नहीं करके आए तो प्लीज आप अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगी तो साथ के साथ होमवर्क क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा मेरे साथ और फटाफट से चैट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि क्या आ रहा है, ठीक है बेटा। एक बार जल्दी से लाइक एंड शेयर कर देंगे वीडियो को, मेक श्योर दैट यू हैव शेयर द वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। द सेम चार्ज इज गिवन टू द 4 थिन लेमिनास ऑफ डिफरेंट शेप। 4 बेटा डिफरेंट शेप के लेमिनास हैं। कौन कौन से? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक स्क्वायर, एक रेगुलर हेक्सागन, एक सर्कुलर कोन, ठीक है, एक सर्कुलर कोन, ठीक है, सर्कुलर वन। अच्छा सिंपल सर्कुलर है, आपको बोल रहे हैं ऑल दीज आर हैविंग द सेम पैरामीटर्स, पैरामीटर्स सबके सेम है। आपको बोले इनमें से कौन से लेमिना के पास मैक्सिमम सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, आप बताइए ABCD में से कौन सा सही ऑप्शन है। अगर आपने सॉल्व किया है तो वेरी गुड, आप जल्दी जल्दी से आंसर दे दीजिए चैट बॉक्स में। अगर आपने सॉल्व नहीं किया है तो प्लीज आई विल रिक्वेस्ट यू टू सॉल्व दिस बिकॉज दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्वेश्चन है। देखो बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने पढ़ा था कि क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया होता है, ठीक है। अगर हमको सरफेस चार्ज डेंसिटी को मैक्सिमम करना है, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी को मैक्सिमम करना है तो एरिया को क्या करना पड़ेगा, मिनिमम करना पड़ेगा। बट हमारे पास एरिया के रिलेटेड तो कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। हम इन चारों लामिनास का एरिया इजीली फाइंड कर सकते हैं अगर हमको साइड के बारे में पता चल जाए, ठीक है। देखो ट्राइंगल की साइड के बारे में पता चल गया, एरिया निकाल लेंगे। स्क्वायर की साइड के बारे में पता चल गया, उसका एरिया निकाल लेंगे। रेक्टेंगुलर हेक्सागन की साइड के बारे में पता चल गया, उसका एरिया फाइंड कर लेंगे। सर्कुलर वन का बेटा आपको रेडियस पता चल गया तो उसका एरिया भी फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं इसमें, हम सपोज करने वाले हैं। सबसे पहले अपन क्या करने वाले हैं, सपोज करने वाले हैं कि बेटा पेरीमीटर की वैल्यू कितनी दे रखी है। अब देखो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही सपोज करना है। मैंने सिंपल रहे कैलकुलेशन, ज्यादा फ्रैक्शन में आंसर ना आए उसके कारण मैंने क्या आंसर लिया है, देखो पेरीमीटर की वैल्यू ली है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। आई हैव सपोज दैट कि आपके पास पेरीमीटर की वैल्यू कितनी है, 12 सेंटीमीटर है बेटा। तो ट्राइंगल के केस में साइड कितना आ जाएगा आपके पास, कैसी ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है बेटा। इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 12 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 4 सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर हमको स्क्वायर की साइड निकालनी हो तो, अगर स्क्वायर की साइड निकालनी हो तो 12 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 3 सेंटीमीटर। सिमिलरली बेटा जी हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन की साइड निकालनी हो तो, रेगुलर हेक्सागन में 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होती हैं, ठीक है। रेगुलर हेक्सागन की साइड निकालनी है तो 12 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि 2 सेंटीमीटर। एंड व्हाट अबाउट आवर सर्कुलर लेमिना, सर्कुलर लेमिना के केस में अगर हमको साइड निकालनी है तो बेटा हमको किसके इक्वल इक्वेट करना पड़ेगा कि पेरीमीटर किसके बराबर है, 2 पाई आर के बराबर है, विच इज गिवन एज व्हाट, 12 सेंटीमीटर। तो बेटा यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 डिवाइडेड बाय 2 पाई यानी कि कितनी बताएंगे, 2 1 2 6 डिवाइडेड बाय पाई। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 6 डिवाइडेड बाय पाई। बताइए यहाँ तक सबको समझ में आ गया है, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी। 6 डिवाइडेड बाय पाई सेंटीमीटर, ये सब चीजें क्या आई हैं, सेंटीमीटर में आई हैं। अब अगर हमको एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है, तभी तो हमको क्लैरिटी होगी ना। अब हमको क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो बेटा अगर मैं सिंपली पूछूं इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है,
What is the formula for equilateral triangle area? Equilateral triangle का एरिया क्या होता है? जल्दी से बताएंगे इन द चैट बॉक्स. What is the formula? What is the formula? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर. ठीक है बेटा, साइड कितनी आई थी हमारे पास? बोलो तो, साइड की वैल्यू कितनी आई थी? 4 सेंटीमीटर. तो 4 इंटू 4, एक 4 से 4 कट गया, 4√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर. इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो बेटा. √3 की वैल्यू 1.732 डालो, 1.732 इंटू 4 करो. बोलो जल्दी से कितना हो रहा है? 1.732 इंटू 4 करें जल्दी से एक बार. 1.732 इंटू 4 करें. मैं फटाफट से कैलकुलेटर पे बता देती हूँ बेटा कितना आ रहा है. 1.732 इंटू 4 करें, 6.928 आ रहा है. 6.928 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज द आंसर कमिंग फॉर एरिया ऑफ व्हाट? इक्विलेटरल ट्रायंगल. बेटा अगर हम स्क्वायर साइड की बात करें, स्क्वायर साइड की बात करें तो वो कितना गिवन था? 3 सेंटीमीटर. एरिया कितना हो जाएगा स्क्वायर का? एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ जाएगा? बोलो, साइड का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर. बेटा हेक्सागन का एरिया कितना आ जाएगा? बोलो, शाबाश. हेक्सागन का एरिया कितना आ जाएगा? इसकी साइड कितनी दे रखी है अपने को? 2 सेंटीमीटर दे रखी है. हेक्सागन की साइड कितनी दे रखी है? 2 सेंटीमीटर दे रखी है. अब बात आती है मैम, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ अ हेक्सागन? बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ द हेक्सागन. अब ऐसे बेसिक फॉर्मूले बेटा याद होने चाहिए, अदरवाइज नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी. 3√3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए का स्क्वायर. 3√3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए का स्क्वायर, वेयर ए इज व्हाट? ए इज द साइड. ए की साइड कितनी गिवन है? 2. सो 3√3 2 इंटू 2, यानी कि बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो 6√3 आ रहा है. 6√3 आ रहा है. 6√3 को सॉल्व कर लो. √3 की वैल्यू कितनी है? 1.732 है. 1.732 है. तो 1.732 इंटू 6 कितना आ जाएगा? 10.392 आ रहा है सबका. 10.392 जल्दी से बताएंगे बेटा जी. 10.392 सेंटीमीटर का स्क्वायर. एंड वहीं पर अगर हम सर्कल की बात करें बेटा, अगर हम सर्कल की बात करें, सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा? बोलो तो, पाई आर का स्क्वायर. पाई आर की वैल्यू कितनी आई थी? 6/पाई. 36/पाई. सॉल्व करो. 36/पाई. पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14. पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14. तो सॉल्व कर लो बेटा. 36 डिवाइडेड बाय 3.14, आंसर आ जाता है 11.46. ठीक है, 11.46 सेंटीमीटर का स्क्वायर. चलिए आप बताएंगे मुझे आप कि आपके पास चारों एरियाज गिवन है. ठीक है, देखो ध्यान से. इक्विलेटरल का अपने पास एरिया आ रहा है 6.928. एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ रहा है? 9. एरिया ऑफ हेक्सागन कितना आ रहा है? 10.392. और अगर हम पैटर्न देखें तो बेटा एरिया क्या जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है. जैसे जैसे हमारी शेप चेंज हो रही है. जैसे हम बात करें इक्विलेटरल ट्रायंगल से स्क्वायर में आए तो अपना एरिया बढ़ गया, उससे हेक्सागन में आए तो और एरिया बढ़ गया, और सर्कुलर एरिया, सर्कुलर लेमिना के लिए एरिया सबसे ज्यादा. हमको सिग्मा को मैक्सिमम करना है तो एरिया किसका रखना पड़ेगा? मिनिमम का रखना पड़ेगा. बेटा एरिया मिनिमम किसका है? इक्विलेटरल ट्रायंगल. द राइट आंसर इज व्हाट? ए ऑप्शन. ठीक है, द राइट ऑप्शन इज व्हाट? ए ऑप्शन. आई होप आपको क्लैरिटी हुई कैसे हमको फाइंड करना है कि अगर आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी को मैक्सिमम रखना है तो एरिया को मिनिमम. हमने एक एजम्पशन लिया कि पैरामीटर अपने पास 12 सेंटीमीटर है. आप कोई और एजम्पशन लेके भी सॉल्व कर सकते थे. फॉर्मूलाज आपके पास एरिया के यही रहेंगे. आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए था. चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा जी आज के मेजर टॉपिक के साथ, दैट इज गॉसेस थ्योरम. गॉसेस लॉ, गॉसेस थ्योरम क्या कहती है? अच्छा, इफ आई आस्क यू दैट व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डू यू रिमेंबर द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? की इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या थी बताओ? किसी एरिया में से परपेंडिकुलरली कितनी लाइंस क्रॉस हो रही थी? दैट वर व्हाट? दैट वर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू इट, एंड दैट लाइंस वर नोन एज व्हाट? फ्लक्स लाइंस. ठीक है, उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते थे. राइट. आप बेटा ध्यान से देखेंगे गॉसेस थ्योरम क्या कहती है. स्टेटमेंट क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मैं इसका बात करूं बेटा, स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट. क्या बोल रहे हैं? द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, आई रिपीट, थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस. इसका मतलब क्या है मैम?
अब यहाँ पे मैं एक फिगर बना रही हूँ, आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू डिलीट इट। प्लीज मेक श्योर दैट आप इस कंसेप्ट को ध्यान से समझें। बेटा अगर मैं मान के चल रही हूँ कि ये कोई क्लोज सरफेस है, ये क्या है, कोई क्लोज सरफेस है, इसमें हमारे पास चार्ज है Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7 और यहाँ पे है Q8, यहाँ पे है Q9, यहाँ पे है Q10, यहाँ पे है Q11 और इधर है Q12। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम बेटा आपके पास फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस, आई रिपीट कौन सा सरफेस, क्लोज सरफेस, सरफेस कहीं से भी ओपन नहीं हो सकता, ठीक है, क्लोज सरफेस है। बेटा नेट फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। बेटा अब Q इनक्लोज्ड में कौन कौन सा Q आएगा, नेट Q, कौन कौन सा, ये सब, ठीक है, ये सब। यानी कि आपके पास बेटा अगर हम Q इनक्लोज देखें उसमें आपके पास कौन कौन से चार्जेस आएंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 प्लस Q6 प्लस Q7, 8 बाहर है, 9 बाहर है, 10 बाहर है, 11 बाहर है, नहीं कंट्रीब्यूट करेगा, 12 विल बी कंट्रीब्यूटिंग, ठीक है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आई एम थिंकिंग कि मैं बिल्कुल क्लियर हो गई हूं तुमको ये समझाने में कि जो नेट फ्लक्स थ्रू अ सरफेस होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ वो चार्जेस कंट्रीब्यूट करते हैं जो इनक्लोज्ड है। क्या है, इनक्लोज्ड है, आई रिपीट क्या है, इनक्लोज्ड है। पर बेटा यहाँ पर आप एक चीज का ध्यान देंगे कि आपके पास जो भी चार्ज पड़ा है वो आपको विद साइन रखना है यहाँ पे, ठीक है, वो विद साइन रखना है। इफ यू रिमेंबर बेटा आपके पास पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस कैसी आती थी, रेडियली आउटवर्ड आती थी, है ना, रेडियली आउटवर्ड आती थी। और अगर अपन नेगेटिव चार्ज की बात करें तो फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड आती थी, राइट, फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड आती थी। तो बेटा अगर हम इधर चेकआउट करें, आपके पास अगर फ्लक्स की ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, ओवरऑल वैल्यू आपके पास फ्लक्स की पॉजिटिव में आ रही है, तो बेटा आपके पास वो कैसी फील्ड लाइंस बना रहा है, रेडियली आउटवर्ड वाली। फ्लक्स अगर नेगेटिव निकल के आ रहा है तो ओवरऑल यहाँ पे जो चार्ज है बेटा वो क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, ओवरऑल चार्ज क्या है, नेगेटिव है। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट, जो भी मैंने अभी तक आपको समझाया आपको समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या बोल रहे हैं कि इस फॉर्मूला में एप्सिलॉन नॉट क्या है बेटा, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है, ठीक है जी। एंड यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि सरफेस कैसा है, क्लोज्ड है, सरफेस कैसा है, क्लोज्ड है। चलिए अकॉर्डिंग टू अगर हम गॉस थ्योरम देखें तो एक्सप्रेशन कैसा लिखते हैं बेटा, फाई इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, वेयर Q इज व्हाट, Q इज इनक्लोज्ड, ठीक है, Q इज इनक्लोज्ड चार्ज, ठीक है। सो बाय द डेफिनेशन द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस S इज गिवन बाय व्हाट, फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस E डॉट ds। मैम अब इंटीग्रेशन क्यों लिख दिया आपने, बताओ, ये हमने पढ़ रखा है ना, हमने क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन में फ्लक्स का फॉर्मूला ये पढ़ा था, दैट फ्लक्स इज इक्वल्स टू E डॉट ऑफ ds। बेटा अब अगर यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म होगी तो बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो सारी जगह कांस्टेंट ही रहेगी, तो वो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, तो फ्लक्स को अपन E वेक्टर डॉट ऑफ S वेक्टर लिख देते थे, है ना। बट अगर मैं ये वाले फॉर्मूला की बात करूं, दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर फ्लक्स, है ना, दिस इज द जनरल फॉर्मूला। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास यूनिफॉर्म ना हो के नॉन यूनिफॉर्म हुई तो बेटा नॉन यूनिफॉर्म के केस में अपन क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है जी, पता है? अगर मैं बात कर रही हूं ये वाली फील्ड के बारे में, बेटा ये आपके पास किस तरह की फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म। देख सकते हो आप इनके बीच में इक्वल डिस्टेंस नहीं है, यहाँ पर A पॉइंट पर और B पॉइंट पर और C पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू बराबर नहीं होगी, इट विल बी डिफरेंट, ठीक है, इट विल बी डिफरेंट। A B C की बात करें, डिफरेंट फील्ड होगी ना, ऑफ कोर्स यहाँ पे सेम थोड़ी होगी। तो बेटा यहाँ पर जो फील्ड होती है ना उसका कहीं के बार ऐसा कुछ फंक्शन दिया होता है, E इज इक्वल्स टू AR का क्यूब, समथिंग लाइक दैट। ऐसा अगर कोई फंक्शन दे रखा हो, इसका मतलब क्या है कि R यानी कि डिस्टेंस पर फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है, उस केस में अपन ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, उस केस में अपन को ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखेंगे फ्लक्स का।
तो अभी तक हमारे पास दो फॉर्मूलाज आ गए फ्लक्स के, कौन कौन सा? एक है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ अ क्लोज सरफेस ई डॉट ऑफ ds, और दूसरा क्या आ गया अपने पास? q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, वेयर q इज व्हाट? q इज एनक्लोज्ड चार्ज एंड एप्सिलॉन नॉट इज व्हाट? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। चलिए आगे बढ़ते हैं, गॉसेस लॉ का प्रूफ करने जा रहे हैं। और कभी कभी आपको जो आपके यूनिट टेस्ट आते हैं जो स्कूल के, तो उसमें ये चीज पूछ लेते हैं कि गॉसेस लॉ को प्रूफ करो। अब q बाय एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, ऐसे कैसा लिख दिया, इसका प्रूफ क्या है वो तो देखना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी अपने आप मर्जी उठी तो अपने q बाय एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। फ्लक्स को प्रूफ करेंगे, वैलिडेशन करेंगे आज इसकी, ठीक है। देखो बेटा, कंसीडरिंग अ पॉइंट चार्ज q इनसाइड अ क्लोज सरफेस a एज शोन इन द फिगर। देखो मैं फिगर ही बता देती हूँ पहले आपको, लेट मी शो यू द फिगर। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आपको एक पॉइंट चार्ज Q कंसिडर करना है इनसाइड द क्लोज सरफेस A। देखो बेटा, अगर हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज इनक्लोज्ड है, कितना? Q, कितने क्लोज बेटा एरिया में? आपके पास A एरिया में। तो आपके पास सिंपली अगर मैं फ्लक्स का फॉर्मूला बोलूं तो क्या होता है? Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सीधा सीधा फ्लक्स ये आ जानी चाहिए, बट हम कैसे चलेंगे इसको? अब हम इसको प्रूफ करेंगे, इसको प्रूफ करना है, ये फॉर्मूला निकल के आएगा, समझ में आई? ठीक है, चलो एक पॉइंट चार्ज है Q इनसाइड अ क्लोज सरफेस A एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे बेटा ये जो लामिना बनाया गया है, लेट मी शो यू, ये जो बनाया गया है दिस इज एरिया A, ठीक है, दिस इज एरिया A। ये इस एरिया की बात कर रहे हैं एज शोन इन द फिगर। इमेजिन करना है इसमें एक बी स्फीयर जिसका रेडियस क्या है आपके पास? r है। इसमें हमने ये एक स्फीयर इमेजिन किया जिसका रेडियस क्या है बेटा जी? r है। इसके बीच में, इस स्फीयर के बीच में सेंटर पर आपके पास चार्ज क्या पड़ा है? q पड़ा है, ठीक है। बीच में आपके पास चार्ज क्या पड़ा है बेटा जी? q पड़ा है, Q पड़ा है, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अब वो बोले इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर कितना आएगा? अब अगर हम इमेजिन करें कि एक स्फीयर के सेंटर में चार्ज पड़ा है, तो बेटा सेंटर से लेके सरफेस तक का डिस्टेंस कितना हुआ बताओ? तो रेडियस के इक्वल हुआ, है ना। तो हम मान सकते हैं इस पॉइंट चार्ज की वजह से आपके पास सरफेस पे कितनी वैल्यू आ जाएगी? E इज इक्वल टू व्हाट? पॉइंट चार्ज की वजह से क्या फॉर्मूला आता है? KQ बटा R का स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा आप सिंपली फॉर्मूला लिख दीजिए, E इज इक्वल्स टू K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ये क्या आ गया? इक्वेशन नंबर 1 आ गई। उसके बाद देखो तो क्या कर रखा है, सी कंसिडर करना है एक एलिमेंट ऑफ एरिया ds ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर B। अब हमने इस स्फीयर के ऊपर बेटा एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करना है, क्या? ds। कौन सा एलिमेंट? छोटा सा एलिमेंट ds। छोटे से एलिमेंट की वजह से फ्लक्स कैसी आएगी? छोटी सी। अब इमेजिन करो, है ना, इमेजिनेशन। बेटा अगर आपके पास ये टोटल स्फीयर है और ये स्फीयर का इतना सा अपन हिस्सा ले रहे हैं, इतना पिद्दू सा, तो बेटा इसमें से जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जा रही होंगी वो भी तो कम होंगी। तो हम बोल सकते हैं कि ds सरफेस के कॉरस्पॉन्डिंगली जो फ्लक्स भी है वो भी क्या है? d फाई है। क्या है? d फाई है। तो अपने पास फॉर्मूला कैसे आ जाएगा? व्हाट विल बी द फॉर्मूला इन दिस केस? लेट मी चेंज द कलर। बेटा देखो वेक्टर का साइन है ये, ध्यान दीजिएगा बेटा। d फाई यानी कि स्मॉल फ्लक्स ड्यू टू दिस सरफेस इज इक्वल्स टू E डॉट ऑफ ds वेक्टर, E वेक्टर डॉट ऑफ ds वेक्टर, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन आ गई अपने पास, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस फ्लक्स के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस फ्लक्स के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूटिंग 1 and 2 वी गॉट द वैल्यू ऑफ d फाई, दैट इज द स्मॉल फ्लक्स उस सरफेस पर जो कि बहुत स्मॉल है। कितना आ गया बेटा? d फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QR स्क्वायर इनटू ds, ठीक है। ये अपन ने क्या वैल्यू डाली? ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डाल दी, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि टोटल फ्लक्स थ्रू सारे के सारे स्फीयर से कितना आएगा, बेटा ये स्फीयर था, ये छोटा सा अपन ने ds लिया था, इस छोटे से ds की वजह से हमारे पास वैल्यू आई d फाई, ठीक है। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं बेटा, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, देखो ध्यान से देखना, ऐसे छोटे 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 ds जोड़ के अपने पास क्या आ जाएगा? अपने पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं बोथ द साइड्स, तो हमारे पास मैं बोल सकती हूँ कि इस पूरे स्फीयर की वजह से फ्लक्स की वैल्यू आ गई, इस पूरे स्फीयर की वजह से अपने पास फ्लक्स की वैल्यू आ गई। तो क्या आ जाएगा बेटा? फ्लक्स की वैल्यू देखो, इंटीग्रेशन ऑफ d फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? अपने पास फाई हो जाएगी। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट, q दैट इज अ चार्ज इज कांस्टेंट, रेडियस दैट इज r का स्क्वायर इज आल्सो अ कांस्टेंट। तो इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या हो जाएगा?
बोलो सरफेस एरिया एस, ठीक है, सरफेस एरिया एस। अब हमारे पास स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर का स्क्वायर होता है। तो बेटा 4 पाई से 4 पाई कटा, 4 पाई से 4 पाई कटा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा, 4 पाई आर स्क्वायर कट गया। क्या आ गया, फ्लक्स ओ, फ्लक्स थ्रू दिस स्फीयर क्लोज्ड सरफेस, जिसके सेंटर पर था प्लस क्यू चार्ज, उसकी वजह से फ्लक्स कितना आया, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन आर, no, it is depending on only what, it is depending upon only and only charge enclosed. This is what, this is charge enclosed, this is what, this is charge enclosed, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं बोलूं कि Q की बजाय 2Q चार्ज एनक्लोज हुआ है, Q की बजाय 2Q चार्ज एनक्लोज हुआ है, उस केस में फ्लक्स क्या आ जाएगा, 2Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। उस केस में फ्लक्स क्या आ जाएगा, 2Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज चेकिंग द वैलिडिटी ऑफ गॉसेस लॉ और वेरिफिकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। अब प्रूफ कर दिया बट स्टिल हमको यकीन नहीं आ रहा, हमको कुछ और वैलिडिटी चाहिए, हमको कुछ और समझना है कि क्या ये हर केस में वैलिड है ना। अगर हमको कुछ चीज को प्रूफ करना है तो हमको 2-3 कंडीशंस तो लेनी पड़ेंगी, तभी हम प्रूफ कर सकते हैं ना कि इट इज वैलिड, है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें चेकिंग द वैलिडिटी ऑफ गॉसेस लॉ और वेरिफिकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम, इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम गॉसेस थ्योरम से ये प्रूफ करने वाले हैं कि आपके पास ये जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है ना, हम प्रूफ करने वाले हैं कंडीशन लेके कि ये जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है इट इज वैलिड एवरीवेयर, ठीक है। अंडर सम कंडीशंस इट इज वैलिड एवरीवेयर। तो वो क्या क्या कंडीशंस है, कैसे वैलिड होगा, चलिए वो देखते हैं, ठीक है। अब हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, लेट अस कंसिडर व्हाट, सी टू वेरीफाई गॉसेस थ्योरम लेट अस कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सिलेंड्रिकल सरफेस कंटेनिंग नो चार्ज। हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किया है, हमने एक सिलेंडर कंसिडर किया है और मैं लेकर चली हूँ कि इसके बीच में कोई भी चार्ज नहीं, देयर इज नो चार्ज इन दिस, देयर इज नो चार्ज इन दिस। बेटा अगर इसमें कोई चार्ज ही नहीं है तो मुझे बताओ जल्दी से फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी। मतलब अगर हम गॉसेस थ्योरम के अकॉर्डिंगली चलें, अगर हमारे पास इसमें कोई भी चार्ज एनक्लोज नहीं है तो बेटा फ्लक्स की वैल्यू क्या है, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू कितनी है, 0, तो आपके पास फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, ठीक है। आपके पास फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, ठीक है। आप बताओ तो ये कैसे प्रूफ करोगे, ये कौन खोल के गया, बताओ तो, शाबाश, ये कैसे प्रूफ करोगे। अब ये एक सिलेंडर है जिसके कितने सरफेसेस हैं बेटा, 3 सरफेसेस हैं। एक सिलेंडर लिया है जिसके अपन के पास कितने सरफेसेस हैं, 3 सरफेसेस हैं, ठीक है। देखो तो ध्यान से कौन कौन सा, फर्स्ट सरफेस, सेकेंड सरफेस एंड थर्ड सरफेस। बेटा इस फिगर में मैंने लिया है कि सपोज कर रहे हैं हम ये एक्स एक्सिस है और इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इस तरीके से, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इस तरीके से अलोंग दिस एक्सिस ऑफ द सिलेंडर अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। देखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, अगर हम बात करें फर्स्ट सरफेस की, सेकेंड सरफेस की एंड थर्ड सरफेस की, बेटा हमको क्या ड्रॉ करने होते हैं बताओ तो जल्दी से, एरिया वेक्टर ड्रॉ करने होते हैं। फ्लक्स कैसे निकालते हैं, E वेक्टर डॉट ऑफ S वेक्टर, है ना। S वेक्टर यानी कि व्हाट, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, ये जो अभी नीट का एग्जाम हुआ था ना उसमें एक क्वेश्चन भी आया था, उसमें फ्लक्स के ऊपर बेटा क्वेश्चन था और सीधा क्वेश्चन था, एकदम 4 मार्क्स जैसे फ्री के थे उसमें, है ना। उसमें बच्चों को कंफ्यूज कहाँ पे किया गया, उसमें बोला गया दैट एरिया इज बीइंग परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू इट, और कंडीशंस दे रखी थी। अब बच्चों को क्या लगा कि एरिया परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के तो सीधा फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। अरे भाई मूर्खों, एक बात का ध्यान रखना, ये गलती मत करके आना, एरिया तो परपेंडिकुलर ही होगा, एरिया वेक्टर पैरेलल होगा। आप एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जो एरिया वेक्टर होता है वो परपेंडिकुलर टू एरिया होता है, ठीक है। और फ्लक्स के फॉर्मूला में जो E वेक्टर डॉट ऑफ S वेक्टर है ये एरिया नहीं है, ये एरिया वेक्टर है। तो बेटा अगर मैं इस एरिया के लिए बात करूं, सेकंड एरिया के लिए बात करूं, इस सर्कुलर पोर्शन के लिए बात करूं सिलेंडर की, इसका एरिया वेक्टर एन कैप विल बी परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस,
सिमिलरली फर्स्ट के केस में बेटा जी आपके पास परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया वेक्टर ऐसे बनाएंगे। अब किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन तो नहीं आ रहा कि मैम एरिया वेक्टर को हमने ऐसा क्यों नहीं लिया, इसमें क्लोज्ड सरफेस लिया है। क्लोज सरफेस के केस में हम हमेशा आउटवर्ड वाला एरिया लेते हैं विच इज परपेंडिकुलर, इनवर्ड वाला नहीं लेते हैं कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली, ठीक है बेटा। अगर कर्व्ड सरफेस की बात करूं तो एरिया वेक्टर इस तरीके से बनेगा। चलिए अब फर्स्ट सेकंड थर्ड सरफेस के लिए मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड एन कैप, ठीक है। ई वेक्टर एंड एन कैप के बीच में मुझे क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है बेटा। इस केस में अगर मैं बात करूं एन कैप भी इस साइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस साइड है, तो मैं सेकंड सरफेस के लिए बताओ एंगल क्या लिखूं दोनों के बीच में। इलेक्ट्रिक फील्ड और एन कैप के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एन कैप के बीच में एंगल क्या लिखूं बोलो तो। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस दिशा में, एन कैप भी इस दिशा में, बेटा एंगल क्या आ जाएगा बोलो 0 डिग्री आ जाएगा, पैरेलल है 0 डिग्री आ जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी दिशा में है, एन कैप इस दिशा में है, बेटा व्हाट विल बी द एंगल। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, एन कैप उसके उल्टा जा रहा है, बेटा व्हाट विल बी द एंगल 180 डिग्री। तो फर्स्ट सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एन कैप के बीच में एंगल कितना आ जाएगा 180 डिग्री। थर्ड सरफेस की बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से जा रही है, एन कैप जा रहा है ऐसे 90 डिग्री, ठीक है 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एन कैप के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री। तो अगर हम बात करें कि नेट फ्लक्स विल बी ड्यू टू फर्स्ट सरफेस, सेकेंड सरफेस एंड थर्ड सरफेस। अब मेरे को एक बात बताओ, ये सिलेंडर का केस है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, ये वाले सरफेस का और ये वाले सरफेस का बराबर हो जाएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कभी डिफरेंट होता है सिलेंडर का, बताओ तो। अगर हम यहाँ पे बात करें आपके पास ये क्रॉस सेक्शनल एरिया बराबर, यानी कि इसका सरफेस एरिया इसके सरफेस एरिया के बराबर, दोनों को ऐसे ले सकती हूँ बेटा। फर्स्ट और सेकंड सरफेस के लिए वैल्यूज देखो, फ्लक्स 1 की वैल्यू अगर हम देखें फर्स्ट सरफेस के थ्रू वैल्यू कितनी आ रही है ई एस। फर्स्ट सरफेस के लिए एंगल कितना 180 डिग्री, ठीक है। फिर आ जाओ सेकंड सरफेस पे, ई एस कॉस ऑफ, बेटा इस सरफेस के लिए एंगल कितना था बोलो तो 0 डिग्री, प्लस ऑफ ये कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया अगर मैं बोल रही हूँ ई, उसके सरफेस एरिया को मैं S1 मान लेती हूँ, इसके सरफेस एरिया को मैंने क्या माना कि क्या है S1 है, बेटा ई S1 कॉस ऑफ 90 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ, कॉस ऑफ 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, यानी कि ये टर्म तो सीधा 0, ठीक है, ये टर्म तो सीधा 0। बेटा कॉस ऑफ 180 डिग्री की वैल्यू माइनस ऑफ 1, बेटा 0 डिग्री की वैल्यू कॉस ऑफ प्लस ऑफ 1, सॉल्व करके वैल्यू कितना आया 0। यही तो हम चाहते थे, दिस वाज व्हाट वैलिडिटी ऑफ गॉसेस लॉ। हमको साफ साफ दिख रहा था कि इस सरफेस में कोई चार्ज इनक्लोज नहीं है, तो इसका फ्लक्स कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। हमने प्रूव कर दिया नॉर्मल फ्लक्स के फॉर्मूला से ई डॉट डी एस लेके, 3 कंडीशंस लेके कि आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है। हैंस हमने क्या करा, वेरीफाई कर लिया, वैलिडेट कर लिया किसको, गॉसेस लॉ को, ठीक है। इज इट क्लियर, इज इट सीसी माई पीके आर्मी, हैशटैग पीके आर्मी, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी कि कैसे हम वेरीफाई करेंगे। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ बेटा। अब यहाँ पर किसी भी टॉपिक के रिलेटेड बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करें, है ना, क्योंकि डेरिवेशन तो अपन की रट्टा मार की भी हो ही जाती है तुम लोगों की, बट कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो बेटा कंसेप्चुअल बेस्ड होते हैं। उसके लिए मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जॉट डाउन किए हैं जो आपको अपनी नोटबुक में इसी तरीके से नोट करने हैं, ठीक है। जैसे कि पहला पॉइंट अगर हम बात करें बेटा, गॉसेस लॉ जो है वो ट्रू है किसी भी क्लोज सरफेस के लिए, और वो नहीं डिपेंड करता कि उस सरफेस की शेप क्या है या फिर साइज क्या है। इसका मतलब क्या है मैम, इसका मतलब ये है कि लेट अस सपोज एक ये सरफेस है और एक ये सरफेस है, इन दोनों सरफेसेस में चार्ज इनक्लोज्ड Q1 है, तो बेटा इन दोनों सरफेस में से फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट होगी। ये इसकी शेप पे, ये इसके साइज पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, ये इसकी शेप पे, ये इसके साइज पे डिपेंड नहीं करता। चलिए यहाँ पे बना देती हूँ, आपको रेफरेंस भी याद रहेगा, ठीक है। लेट इट बी सरफेस S1, लेट इट बी सरफेस S2, इसमें Q1 इनक्लोज है, इसमें Q1 इनक्लोज है, तो बेटा दोनों के लिए फ्लक्स की वैल्यू Q1 बटा एप्सिलॉन नॉट। इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन व्हाट, शेप और साइज। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यहाँ से बन सकता है कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, ये जो फॉर्मूला है बेटा फ्लक्स का, दैट फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q इनक्लोज
डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसमें ये Q इनक्लोज्ड क्या है? What is this? This is enclosed charge। ठीक है, ये क्या है? enclosed charge है। ठीक है, ये क्या है? enclosed charge है। अब इसका मतलब क्या है? देखो, अभी अगर ये कोई सरफेस है बेटा, यहाँ पे +5 कूलम चार्ज है, -2 कूलम चार्ज है, +3 कूलम चार्ज है और इधर +4 कूलम चार्ज है। फ्लक्स कितना आ जाएगा बोलो? एवरीबडी टाइप इन द चैट बॉक्स व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फ्लक्स इन दिस केस। जल्दी से, शाबाश। क्या ये 4 कूलम कंट्रीब्यूट करेगा? नहीं करेगा। दिस 4 कूलम विल नॉट बी कंट्रीब्यूटिंग। क्या वैल्यू आएगी? 5 + 3 8 -2 6। ठीक है, यानी कि आपके पास चार्ज इनक्लोज कितना हुआ? 6 कूलम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ फ्लक्स। दिस 4 कूलम विल नॉट बी कंट्रीब्यूटिंग इन दिस केस। ठीक है, दिस 4 कूलम विल नॉट बी कंट्रीब्यूटिंग इन दिस केस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। What they are saying, electric field is due to all the charges but flux is only due to the enclosed charge. Very important point, शाबाश, very important point। अगर हम Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 के बारे में बात करें तो बेटा फ्लक्स किन किन चार्जेस की वजह से आएगी? शाबाश, जल्दी से बोलेंगे। Q1, Q2, Q3 की वजह से आएगी। बट अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस की वजह से आएगी? Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Q5। इन सारे चार्जेस की वजह से क्या आएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। ठीक है, इन सारे चार्जेस की वजह से क्या आएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। बट फ्लक्स किसकी वजह से आएगी? ओनली एंड ओनली इनक्लोज चार्ज की वजह से आएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? द सरफेस दैट वी चूज फॉर द एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ इज गॉसियन सरफेस। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हमको गॉसेस लॉ अप्लाई करना है तो हम ऐसे ही किसी सरफेस पे नहीं अप्लाई कर सकते। हमको उसके लिए बाकायदा क्या ड्रॉ करना पड़ता है? गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ता है, जो कि मैं आपको एप्लीकेशंस में और अच्छे से क्लियर करूंगी अपन गॉसियन सरफेस कैसे ड्रॉ करते हैं। बट ये चीज याद रखेंगे कि गॉसेस लॉ अगर हमको लगाना है तो बेटा उसके लिए हमको सबसे पहले हमको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर बोलते हैं कि गॉसियन सरफेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, एकदम। कौन सा पॉइंट है ये? काजू कतली पॉइंट। यू नो मैम की फेवरेट काजू कतली, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो आई एम मेकिंग अ काजू कतली ऑन इट। ठीक है, अगर मैं बात करूं बेटा प्लस ऑफ क्यू, क्यों छोड़ो, अब यहाँ पे अपन वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, लेट अस टेक +5 कूलम। ठीक है, लेट अस टेक, अरे पेन क्यों नहीं सिलेक्ट होता है? +5 कूलम चार्ज। बेटा हमको यहाँ से गॉसियन सरफेस बनाना है। बेटा कैसा चार्ज है? डिस्क्रीट चार्ज है। कैसा चार्ज है? डिस्क्रीट चार्ज है। गॉसियन सरफेस कभी भी डिस्क्रीट चार्ज से पास नहीं हो सकता। क्यों? अगर आपको याद हो बेटा, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती थी? KQ डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम R की वैल्यू को 0 कर देते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती थी? नॉट डिफाइंड हो जाती थी। याद है तुमको? नॉट डिफाइंड हो जाती थी। इसका मैंने ग्राफ भी ड्रॉ करवाया था तुमको। ठीक है, अगर बेटा हम यहाँ पे बात करें किसी डिस्क्रीट चार्ज की जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड नहीं है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड नहीं है तो हम वहां पे गॉसियन सरफेस भी नहीं बना सकते। यानी कि through a discrete charge, a Gaussian surface should not pass. Very important. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। किसी डिस्क्रीट चार्ज की जगह से आपका गॉसियन सरफेस पास नहीं हो सकता। ठीक है, बट अगर हम बात करें बेटा कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, लेट अस टेक अ कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लाइक दिस। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आता है जब दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाए? कम रह जाए। ठीक है बेटा, ऐसा कुछ कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ध्यान दीजिएगा, क्लोज्ड है, ओपन नहीं है। क्लोज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, ओपन नहीं है। ठीक
ठीक है बेटा, इन दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस क्या है, कम है। मैं यहां पर जब कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इस केस में आई कैन ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये अलाउड है, दिस इज अलाउड बट दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है, ये अलाउड क्यों नहीं है कि डिस्क्रीट चार्ज की जगह पर, जहां पे डिस्क्रीट चार्ज पड़ा है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड नहीं होती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। By applying Gauss's law, we can easily find out the electric field intensity due to various kinds of charge distribution. बेटा जब discrete charge distribution था तब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आसान था। जैसे कि हम सिंपली पॉइंट चार्ज की बात करें, E इज इक्वल्स टू के क्यूब बटा आर का स्क्वायर। अगर इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करें, उसमें दो चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन साइन। उसकी वजह से हमने एक्सियल और इक्वेटोरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रखी है, तो वो भी आसान है। ठीक है, बट अगर कहीं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसी आ जाए, कॉन्टिन्यूअस आ जाए। ठीक है, अगर कहीं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसी आ जाए, कॉन्टिन्यूअस आ जाए, लाइक दिस। ठीक है, यहां पर आप कैसे फाइंड करोगे बताओ तो। देखो ये कोई कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा, मैं बोलूं आपको पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है सिस्टम की वजह से। अब ध्यान से देखो प्रॉब्लम क्या आएगी इस केस में। इस केस में प्रॉब्लम क्या आएगी बेटा, ये वाले चार्ज का इससे डिस्टेंस, 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 क्या होगा सब केस में, क्या होगा, दिस डिस्टेंस विल बी डिफरेंट। अगर डिस्टेंस डिफरेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपन कैसे लिख सकते हैं, E इज इक्वल्स टू के क्यूब बटा आर का स्क्वायर, नहीं लिख सकते। ठीक है, इस केस में हम कूलम्स लॉ से अगर चलेंगे तो हमारे पास जो कैलकुलेशन होगी वो बहुत बड़ी होगी, हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, द प्रोसीजर विल बी वेरी लॉन्ग। तो ऐसे केस में जब देयर इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की सिमेट्री, क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की सिमेट्री, जैसे कि ये स्फीयर है जिसमें सारे चार्जेस पड़े तो देयर इज सिमेट्री इन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे केस में अपन क्या यूज करते हैं, ऐसे केस में अपन यूज करते हैं गॉसेस लॉ। ठीक है, ऐसे केस में अपन यूज करते हैं क्या, गॉसेस लॉ का यूज करते हैं। ठीक है, गॉसेस लॉ से हमारी जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा इजी बन जाती है। एप्लीकेशंस में मैं ये चीज करवाऊंगी आपको तो ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, बट इट इज क्लियर कि हमारा जो मेन मोटिव रहता है गॉसेस लॉ का वो क्या है कि किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का जो प्रोसीजर है वो ज्यादा इजी बन जाता है। ठीक है, सिंपल एज दैट। चलिए अब इसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चंस लगाते हैं और बेटा जो कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं वही करेंगे और सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट क्लास में अपन एप्लीकेशंस करेंगे इसकी। चलिए इसका आंसर टाइप करेंगे इन द चैट बॉक्स। अ चार्ज क्यू इज enclosed by a Gaussian surface of radius r. If the radius is double, then the outward electric flux will be. Everybody type in the chat box what is the right answer for this question. जल्दी से बताएंगे what is the right question, what is the right option for this question. वो क्या बोल रहे हैं, a charge q is enclosed in the Gaussian spherical surface of radius r. बेटा ये कोई आपके पास रेडियस r है ना, Gaussian surface है और इसमें कोई चार्ज enclosed है क्या, q. अब उन्होंने बोला कि इफ द रेडियस इज डबल, पहले r था तो मान के चलो हमने इसका रेडियस क्या कर दिया, 2r कर दिया। ठीक है, चार्ज इनक्लोज अभी भी क्या है, सेम है। तो बेटा आपके पास क्या फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी, कितना, 4 गुना, या रिड्यूस हो जाएगी, या रिमेन सेम, या भी डबल। बेटा फ्लक्स क्या होता है, आपको इस फॉर्मूला में कहीं भी r की डिपेंडेंस दिख रही है, रेडियस की डिपेंडेंस दिख रही है, एरिया की डिपेंडेंस दिख रही है। पहला पॉइंट याद है नोट का, शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है, चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। व्हाट विल बी द राइट आंसर, रिमेन्स सेम, सी इज द राइट ऑप्शन, सी इज द राइट ऑप्शन। बेटा आर की वैल्यू अगर चेंज हो भी रही है तो फ्लक्स तो आर पे डिपेंड ही नहीं करता, चार्ज इनक्लोज्ड अगर सेम है, एप्सिलॉन नॉट इज अ परमिटिविटी, दैट इज अ कांस्टेंट, फ्लक्स विल बी सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियली एन इंपॉर्टेंट वन। अ hollow cylinder has a charge q coulomb with it if phi is the electric flux in units of voltmeter associated with the curved surface. okay बेटा ये सिलेंडर का केस है, पहले तो सिलेंडर के केस में नेट फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल बी द contribution of all the three surface, phi A, phi B, phi C. Now tell me one thing बेटा, इस surface और इस surface की वजह से contribution will be equal. तो can I replace this and this? phi A is equals to phi C is equals to, क्या मैं इसको phi A के बराबर ही ले लूं, क्या मैं phi C की जगह भी phi A डाल दूं, तो आपके पास Q of phi A plus of phi B आ गया, this will be net flux. अब बताओ चार्ज इनक्लोज कितना है आपके पास, Q चार्ज इनक्लोज है। ठीक है, तो बेटा नेट फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई, Q बटा एप्सिलॉन नॉट,
राइट। अब आपको दे रखा है कि कर्व्ड सरफेस की वजह से आपके पास इफ फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन द यूनिट्स ऑफ वोल्ट मीटर एसोसिएटेड विद द कर्व्ड सरफेस। बेटा कर्व्ड सरफेस यानी कि जो बी सरफेस है उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लक्स की क्या रिप्रेजेंटेड है, फाई से रिप्रेजेंटेड है। सो 2 फाई ए माइन प्लस ऑफ फाई इज इक्वल्स टू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। आपको पूछा गया था कि प्लेन सरफेस ए क्या कंट्रीब्यूट करेगा फ्लक्स को, तो बेटा कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसको उधर ले जाओ, बोलो फाई ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस ऑफ फाई। ठीक है, दिस विल बी द वैल्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, डी ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी ऑप्शन। कैसे फाइंड करेंगे, दोबारा से बता रही हूँ, यहाँ पे सिलेंडर के केस में तीनों की वजह से कंट्रीब्यूशन आएगी, फ्लक्स सरफेस ए की वजह से, फ्लक्स सरफेस बी की वजह से और फ्लक्स सरफेस सी की वजह से। ठीक है, ए बी सी तीनों की वजह से कंट्रीब्यूशन आएगी। बेटा अब यहाँ पर आपको दे रखा था कि जो कर्व्ड सरफेस है यानी कि बी सरफेस की कंट्रीब्यूशन जो फ्लक्स की है वो कितनी है आपके पास, वो है फाई के बराबर। बेटा इस सरफेस और इस सरफेस की फ्लक्स कंट्रीब्यूशन बराबर होगी, दोनों सरफेस एरिया भी सेम है अपने पास। ठीक है, सरफेस एरिया सेम है, आपके पास चार्ज इनक्लोज्ड क्यू सेम है, तो ये वाले दोनों सरफेस की कंट्रीब्यूशन सेम होगी। अब आपको बोला था कि आपको पर्टिकुलरली किस सरफेस से बताना है, इस सरफेस से बताना है। कैसे करोगे, नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा बेटा, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से आप सिंपली रीअरेंज करके फाई बी यानी कि कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स फाई डाल के यू विल बी फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ फ्लक्स एज व्हाट, 1/2 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस ऑफ फाई। इज इट सीसी टू एवरीबॉडी, सीसी विद काजू कटली। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यूब साइड ए if the point charge q is at one of its corner। okay, ये कोई क्यूब है, इस क्यूब के कॉर्नर पर बेटा आपके पास एक प्लस क्यू चार्ज है। क्यूब की साइड्स कितनी होती हैं, क्यूब की साइड्स कितनी होती है, चलो फेस बताओ पहले, क्यूब के कितने होते हैं, 6। अगर मैं कॉर्नर्स की बात करूं, कॉर्नर्स कितनी होती हैं आपके पास क्यूब की, 8 होती है। बताओ कॉर्नर्स कितनी होती हैं, 8 होती हैं। यानी कि अगर मेरे को इसको इनक्लोज करना है, इस क्यूब को इनक्लोज करना है, इस क्यूब के कॉर्नर पर जो चार्ज पड़ा है क्यूब को इनक्लोज करना है, तो मुझको कितने और क्यूब लगाने पड़ेंगे, मुझको और 8 क्यूब लगाने पड़ेंगे। कितने और क्यूब लगाने पड़ेंगे, 8 क्यूब लगाने पड़ेंगे। तो बेटा आपके पास अगर पूछा गया है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड ए इफ अ पॉइंट चार्ज क्यू इज एट इट्स सेंटर, तो दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी बी ऑप्शन, Q divided by 8 epsilon naught। B option is the right answer, B from my bonzo। ठीक है, क्यों, Q by epsilon naught, Q by epsilon naught divided by what, 8, क्योंकि इसको इनक्लोज करने के लिए आपके पास कितने क्यूब्स लगे, 8 क्यूब्स लगे। ठीक है, और आपको क्या पूछा गया है कि व्हाट इज अ फ्लक्स थ्रू अ क्यूब, एक क्यूब से कितनी फ्लक्स निकलेगी बेटा, एक क्यूब से कितनी फ्लक्स निकलेगी, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय इनटू 1/8, 1/8 हो जाएगी वो वैल्यू। ठीक है, क्योंकि 8 क्यूब्स लगे इसको इनक्लोज करने में। ठीक है, 8 क्यूब्स लगे इसको इनक्लोज करने में। नेक्स्ट देखो, अ चार्ज क्यू इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी फेसेस। लेट मी ट्राई टू ड्रॉ अ क्यूब विद माई लेफ्ट हैंड, है ना, दिस विल बी अ वेरी बिग थिंग। देयर इज सम इशू इन माई राइट हैंड, बेटा थोड़ा सा पेन है, तो इसीलिए आई एम अवॉइडिंग टू ड्रॉ मच विद माई राइट हैंड। सो बेटा कर दिया है मैंने ड्रॉ समहाउ। सेंटर पे बोल रहे हैं कि आपके पास क्या है, क्यू चार्ज है, सेंटर पर क्यू चार्ज है। अब वो आपको बोले कि आप फ्लक्स थ्रू ईच फेस बताओ। बेटा क्यूब के कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, राइट। अगर मैं बोल रही हूँ कि टोटल आपके पास फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट आ रही है। बेटा ये आपके पास जो वैल्यू आ रही है ये पूरे क्यूब की आ रही है। अगर मैं क्यूब के एक फेस में से कंट्रीब्यूशन देखना चाहती हूँ तो इसका क्या होगा, 1/6 होगा। फ्लक्स थ्रू ईच फेस, फ्लक्स थ्रू ईच फेस की अगर हम बात करें तो बेटा ईच फेस के लिए अपने पास ये वैल्यू का क्या हो जाएगा, फ्लक्स नेट का क्या हो जाएगा, 6th पोर्शन, यानी कि Q डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। अब ढूंढो ये आंसर कहाँ है, Q डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, Q डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। देखो अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, तुमको पागल बनाने की कोशिश करी है, पर तुम थोड़ी बनोगे, तुम तो इंटेलिजेंट हो। अगर मैं यहाँ पे देखूँ Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये पोर्शन देखो, इस पोर्शन में 4π एक्स्ट्रा है, इसमें आपके पास 4π 2π अगर काटोगे भी तो नीचे 1/2 का फैक्टर
मतलब नीचे 2 का फैक्टर एक्स्ट्रा है। इधर अगर बात करें बेटा आपके पास q डिवाइडेड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, पाई से पाई कट जाएगा बट ये 4 की वैल्यू यहाँ पे 1/4 की वैल्यू एक्स्ट्रा है, बट यहाँ पे चेक करो 4 पाई से 4 पाई कटा, व्हाट विल बी द आंसर q डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। तो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन। रूल आउट समझ में आ गया, वैल्यू ये है, बस इसी को ऊपर नीचे 4 पाई से मल्टीप्लाई करके लिखा गया और कुछ भी नहीं है। दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी योर होमवर्क। ठीक है, इसका आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना है व्हाट विल बी द राइट आंसर। अ चार्ज q माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, द फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द ईच फेस विल बी। ईच फेस के थ्रू आपको बताना है कि कितना फ्लक्स बाहर आएगा। ठीक है, चलिए बेटा, इसी के साथ बेटा आपको इसका पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट्स आ रहे हैं पढ़ते पढ़ते तो आप सिंपली क्या कीजिए, अड्डा 24/7 के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपको क्या करना है, अपने डाउट को क्लिक करके अपलोड कर देना है। ठीक है, once you will click the picture of your doubt, just upload it and you will be getting the solution as soon as possible। ठीक है, ASAP, as soon as possible। बेटा फ्री नोट्स एंड यूट्यूब सेशंस के मिलते हैं आपको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स पिन करवा दिए जाते हैं, एक लिंक पिन करवा दिया जाता है टेलीग्राम का, जहाँ पे आपको सारे नोट्स मिलते हैं। ठीक है, एंड अदर देन दैट बेटा, इफ you still believe that you are not that strong in your class 11th concepts, you can join our batch, that is section batch। इसमें लिमिटेड सीट्स ही रह गई हैं, काफ़ी देर से एडमिशन चल रही है, इसमें बहुत ही लिमिटेड सीट्स रह गई हैं। इफ़ एनीबॉडी इज स्टिल नॉट एनरोल्ड इन इट एंड इफ़ यू आर फीलिंग लैट कि आपके क्लास 11th के कंसेप्ट इतने स्ट्रांग नहीं है, तो बेटा इस बैच में आपको IIT JEE लेवल तक का और नीट लेवल तक की पढ़ाई होती है। इसमें आपको असाइनमेंट्स भी मिलती हैं, ई बुक्स में मिलती हैं, एंड यू कैन पुट योर डाउट्स ऑन द डाउट पोर्टल्स ऑल्सो इन दैट। ठीक है, तो बेटा इसमें यू कैन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पिन करवा दूंगी लिंक। ठीक है, सिंपली अड्डा 24/7 में जाकर आपको K12 कैटेगरी के अंदर ये वाला कोर्स मिल जाएगा सेक्शन बैच का। यू हैव टू यूज माई कोड एज S549 एंड यू विल बी गेटिंग मैक्सिमम रिबेट। इट इज ऑलमोस्ट ऑफ 8700 के अबाउट है, बट आपको पूरे साल की कॉस्ट है बेटा जो कि 2000 रुपीज़ पड़ेगी। द कॉस्ट इज़ वेरी मिनिमल। इफ़ अगर आपका कोई जूनियर भी है हु इज़ लुकिंग फॉर द ऑनलाइन एजुकेशन, है ना, मतलब वो एडमिशन के बारे में सोच रहा है, तो यू कैन रेफर माई कोड एज वेल एज दिस बैच टू हिम और हर। ठीक है, आप बेटा भूलना नहीं है टू सब्सक्राइब टू द चैनल टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन। वी गॉट अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग वीडियोज एंड ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ concepts are coming for you. We are planning a lot of things for you, so for that you need to subscribe to the channel, like and share the video as much as possible, and मिलते हैं next class में applications of Gauss's law के साथ। And please homework question करके आएगा, and do comment in the comment section कि आपका homework question का आंसर क्या आ रहा है। I will be seeing कि कौन सबसे पहले आंसर करता है, and उसको हम next class में बताएंगे कि कौन से बच्चे ने सबसे पहले आंसर दिया। Till then, bye bye all of you and take care.